के संकल्प को साकार करना। और अब मुंबई मेट्रो के जरिए हमारे साथ हमारे सहयोगी श्यामा जुड़ी हुई हैं। श्यामा जुड़ी हुई है हमारे साथ, हमारे सहयोगी श्यामा। अब मुंबई मेट्रो के जरिए मुंबई के विकास में गति को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। श्यामा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी आप जी श्यामा, मेरा सवाल यह है कि देखिए, अब मुंबई मेट्रो के जरिए मुंबई की गति को और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कितनी बड़ी सौगात महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी सौगात है ये, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि जो ये इलाका है जहां मेट्रो के जो स्टेशन से प्रधानमंत्री चले हैं राइड पे, मेट्रो के राइड पर, ये बहुत एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। यहाँ पर काफी सारे ऑफिस हैं और ये पीक आवर्स के समय में जब ऑफिस जाते हैं लोग या ऑफिस से निकलते हैं अपने घरों की ओर, इतना जाम लगता है क्योंकि पूरा रोड के ऊपर में ट्रैफिक आता है। और कनेक्टिविटी, क्योंकि लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, सबअर्बन रेलवे से ट्रैवल करते हैं, वो कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं रहती। अब जो ये लोग, अभी जो ये मेट्रो की स्टेशन, जो मेट्रो लाइन 3 इनॉग्रेट हुई है, उससे काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगी लोगों को। और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से हमेशा बल रहा है इस चीज पर कि कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मजबूत किया जाए ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो और साथ ही जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बेहतर बने, वो एक तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसी का एक नजरिया है और नजारा है। और साथ ही क्योंकि हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मेट्रो लाइन 3 में आए हुए हैं और ना सिर्फ इन्होंने इसका, प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन सिर्फ थाने से नहीं किया बल्कि वो यहाँ पर आए भी हैं। और साथ ही अब जब वो ट्रेन राइड में गए हैं तो वो 2 स्टेशन ट्रैवल करेंगे, जो कि यहाँ पर से बीकेसी से 2 स्टेशन है और सांता क्रूज से वो रिटर्न आएंगे बीकेसी में। और बीकेसी में जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो लाड़की बहन योजना है उसके लाभार्थी और साथ ही जो बच्चे हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। और ये आम नजारा है एक प्रधानमंत्री का, जब वो मेट्रो का इनॉग्रेशन करते हैं वो जरूर उसमें जाते हैं क्योंकि वो स्वयं देखना चाहते हैं किस तरीके से इस सुविधा को बनाया गया है। और जब वो प्रधानमंत्री अपने खुद तरीके से एक्सपीरियंस लेते हैं तभी वो समझ पाते हैं कि ये जो आम जनता होती है, कम्यूटर्स होते हैं, रोजमर्रा के जो लोग होते हैं, उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। अभी ये कमीशन हो गया है और हम समझ सकते हैं कि आने वाले सोमवार से जब कामकाज का दिन शुरू होगा तो ये कितना बेनिफिशियल होगा, ये मंडे को देखना होगा, सोमवार को देखना होगा, क्योंकि कल बीकेसी जो इलाका है यहाँ पर छुट्टी रहेगी ऑफिस की। तो कैसे होगा, कैसे बढ़ता है इसका चलन। और साथ ही पूरी तरीके से जब ये फेज 2 भी माना जा रहा है कि मार्च 2025 में इसका फेज 2 भी बन के तैयार हो जाएगा, किस तरीके से ये गेम चेंजर होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले महीनों में ये एक बहुत बड़ा सौगात है महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए। और क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि चल रही है और साथ ही कई सारे फेस्टिविटीज चल रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा तोहफा है मुंबईकरों के लिए। श्यामा, हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा फोकस है वो कनेक्टिविटी पर है, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा शासक वो होता है जो अपने राज्य की जनता की ज़रूरतों को भी समझ सके। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के आम नागरिकों के साथ कनेक्ट है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें हमारे सामने हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं और छोटे बच्चों से, स्कूल के विद्यार्थियों से वो बातचीत कर रहे हैं। ये जो कनेक्ट है ये कितना बड़ा इम्पैक्ट देता है और क्या मैसेज देता है? श्यामा, देखिए, जब हम बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री कोई भी ऐसे इवेंट में आते हैं और वो पूरी प्रयत्न करते हैं कि जो इनॉग्रेशन कर रहे हैं या जो वो कमीशन कर रहे हैं वो उसका खुद का एक एक्सपीरियंस लेके देखें। और ऐसे एक्सपीरियंस में हमने कई बार ये नज़ारे देखे हैं कि जब वो मेट्रो में या कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन में रहते हैं, वो हमेशा बातचीत करते हैं लोगों से और समझते हैं कि क्या जरूरत है। जब हम बात करते हैं कि एक प्रधान सेवक है वो उनके हिसाब का होगा, तभी जो
जनता होगी उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। तो जी। एक तरीके से ये पूरी जो सुविधा बनाई जाती है तो सबके ध्यान का रखा जाता है। और साथ ही जब हम बात करते हैं कि कैसा कनेक्ट है उनका, तो आपने महाराष्ट्र की आज तस्वीरें आप सुबह से देख रहे होंगे जी। कि जहां वो बंजारा कम्युनिटी के साथ में भी वो मिले हैं, बातचीत बिल्कुल। की है। उन्होंने उनके जो वाद्य यंत्र होते हैं, ढोल, उसे भी उन्होंने परफॉर्मेंस एक तरीके से जी। अपना हाथ उसके ऊपर में आजमाया है और काफी खुशी से वो उससे आजमा रहे थे। उन्होंने उनके परिधानों को पहना है, बच्ची से बात कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि इंटरैक्ट कर सकें, लोगों के लिए भी एक अब जैसे आप बता रहे हैं कि वो बच्चों से बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कोर मेमोरी बन जाती है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। हम वंदे भारत पर भी हमने ये बहुत बार नजारा देखा है कि प्रधानमंत्री उसे हरी झंडी दिखाते हैं, एक कोच में वो जाते हैं, एक वो कोई ना कोई स्टेशन से कोई स्टेशन तक वो ट्रैवल करते हैं, वो स्कूल के बच्चों से बात करते हैं, छात्राओं से बात करते हैं और समझते हैं कि वो उनसे बात करते हैं कि आगे आने वाले समय में उनकी आकांक्षाएं क्या है, एस्पिरेशन क्या है, वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, भारत के लिए वो क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं आप समझ सकते हैं कि जो जनता है वो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाए अपने प्राइम मिनिस्टर से, उसका एक बहुत बड़ा प्रयास है यहाँ पे। और सिर्फ स्टूडेंट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए बेनिफिशियरीज हैं काफी सारे प्रोग्राम्स, काफी सारे स्कीम्स के, तो आप समझ सकते हैं। और हमने पिछली बार देखा था कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो MTHL इसे इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री ने, उधर भी आके उन्होंने कई सारे जो वहाँ पे जो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, और जो जनता है जिनसे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी, कि प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया, क्या वो सोचते हैं, क्या उन्होंने मेहनत की। तो ये सारी बातें जो हैं एक प्रधानमंत्री को अनोखा भी बनाती है और काफी ज्यादा एक तरीके से हम जो कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए, वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शमा, इसके साथ साथ जैसा कि आपने भी जिक्र किया, वो समाज के हर वर्ग से संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मतलब विकास की परियोजनाओं की सौगात तो दे ही रहे हैं, फिर चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, उसको बनाने वाले हमारे श्रमिक वर्ग हो या फिर महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, जब और जहां उनको मौका मिलता है वो समझने की कोशिश करते हैं। और क्या आप मानती हैं कि ये जो कनेक्ट है ये वाकई में लोगों की ज़रूरतों को सही ढंग से समझकर और उनके लिए वैसी व्यवस्थाएं मुहैया कराने की कोशिश का जरिया बनती है यही कनेक्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जरिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बनती है। और आने वाले समय में जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ये अपेक्षा करते हैं हर अपने मंत्री से, हर अपने राज्य के मंत्री से भी, कि प्रधानमंत्री अगर इंटरैक्ट कर सकते हैं तो हमारे राज्य के मंत्री भी, उन्हें भी ऐसा कदम उठाना चाहिए कि क्या उनकी जरूरत है, क्या जो जनता है उनके लिए क्या करने की जरूरत है, वो उनसे आके बातचीत करें, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके पास आके बात कर रहे हैं। और यही सारी बातें जब प्रधानमंत्री करते हैं तो आने वाले समय में जो नीतियां होती हैं, पॉलिसीज, स्कीम्स होते हैं, वो आप समझ सकते हैं कि वो उस चीज का उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है, टेस्ट होता है कि क्या लोगों को चाहिए और उसी हिसाब से उस स्कीम को ढाला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बात है लोगों से बात करना और उनको समझना कि क्या उनकी जरूरतें हैं, किस तरीके से हम देश के लिए काम कर सकते हैं, देशवासियों के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप देशवासियों के लिए काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी उन्नति होगी, और उनकी उन्नति होते ही हम जो एक सपना देख रहे हैं विकसित भारत का 2047 तक, वो पूरा होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ नीतियों की वजह से नहीं, बल्कि आप लोगों को भी बल दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं उन्हें, हर वर्ग को आप एम्पावर कर रहे हैं। आप महिलाओं को देख लीजिए, लाड़की बहन योजना की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो उनसे भी लोगों से बात करने आए हैं प्रधानमंत्री, उनके बेनिफिशियरी से बात करने आए हैं। साथ ही हमने वाशिंग में भी देखा जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को बड़ी सौगात भी मिली, इंस्टॉलमेंट की, उनसे भी लोगों से बात की, बंजारा कम्युनिटी से बात की। और ऐसे ही ना सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बल्कि जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, आप ओवरसीज भी देख लीजिए, जो ओवरसीज जब उनके टूर्स होते हैं तो वहां पर जो भारत की कम्युनिटी के लोग होते हैं उनसे भी वो बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या जरूरी है। और
हम भारत की तो हम बात कर ही चुके हैं कि नीतियों में वो उसे आगे आने वाले समय में नीतियों में उसे ढाला जाता है। जी। लेकिन दूसरे जब देश की बात करते हैं हम, वहां पे भी हम समझ सकते हैं कि जब लोगों से बात किया जाता है तो ये समझा जाता है कि क्या उनकी क्या जरूरत है, और साथ ही जो जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं, भारतीयों की, भारतवासियों की जी। क्या जरूरतें हैं उसे कैसे उन तक में डायलॉग में पहुंचाया जा सकता है। ये सारा जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके से भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकसित भारत यात्रा में ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम यहाँ ठीक पर है। हम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन श्यामा, इसके साथ साथ हमने देखा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में, फिर चाहे वाशिम में हो या ठाणे में, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और महाअघाड़ी, ये जो गठबंधन है, इन्होंने जो काम किया है वो महाराष्ट्र के विकास को रोकने का काम किया है। इन्होंने जो काम किया है वो गरीब को गरीब रहने देने का काम किया है। ये कई सारे आरोप उन्होंने कांग्रेस और महाअघाड़ी दल पर लगाए हैं। आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल मजबूती देना महाराष्ट्र जैसे राज्य को, और खासतौर से जो देश की हमारी आर्थिक राजधानी है मुंबई जैसे शहर को, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है महाराष्ट्र के विकास के लिए, मुंबई के विकास के लिए। और ऐसे में जो राजनीतिक आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए हैं उसका क्या मतलब है? देखिए, हम हमेशा समझते हैं, और ये बात बहुत एक प्रूवन बात है, जब आपके स्टेट में, आपके राज्य में और आपके देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही गवर्नमेंट होती है तो काम बहुत ज्यादा आसानी से होती है। जो डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन वहीं जहां पर अगर आप देखें कि सरकार अलग अलग होती है तो कठिनाइयां जरूर आती हैं। अब जब हम बात कर रहे थे कि जब महायुति की सरकार आई, उसके पहले जब हम बात कर रहे थे महाविकास आघाड़ी, तो ऐसे समय में भी हमने देखा कि काम तो होते थे, शुरू भी होते थे, लेकिन उसे बहुत समय लगता था बनने में। और यहाँ महाविकास आघाड़ी के पहले की भी अगर हम बात कर लें तो जो एनसीपी और कांग्रेस का सरकार था, वहां पर भी हमने देखा था कि प्रोजेक्ट्स को बनने में काफी समय लगता था। ऐसे में लोगों का जो टैक्सेस होता है वो बहुत ज्यादा जाता था, क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स को, उतनी ज्यादा उसका खर्च बढ़ता जाएगा। और ये देता कौन है? ये प्रधानमंत्री ने आज खुद ये सवाल भी लोगों को पूछा, महाराष्ट्र के लोगों को पूछा, जनता को पूछा कि जब ये बढ़ता है, ये खर्च बढ़ता है, तो ये किस पर आता है? तो ये जनता पर ही इसका बोझ आता है। तो ऐसे समय में जनता पर बोझ काफी पड़ रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, इवन बिफोर, अगर जब हम बात करें कि शिवसेना और जो बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तभी भी हम देख रहे थे कि काम बहुत ज्यादा जोर शोर से हो रहा था। कोस्टल रोड की बात कर लीजिए, कोस्टल रोड हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, और लोगों के लिए एक, जो हम साउथ मुंबई से बीकेसी की तक बात करते हैं, तो गेम चेंजर की बात है ये। और इसी एडिशन में जो रेल लाइन है, मेट्रो लाइन 3, ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना एक बहुत बड़ा नींव होता है, आपके देश को आगे ले जाना, आपके लोगों के, आपके देशवासियों की जरूरतों को पूरा करना। और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत हो, हम समझ सकते हैं उतना ही देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और साथ ही जब एक बाहर का व्यक्ति भारत के विकास को देखता है, उसकी जर्नी को देखता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा एक स्तंभ माना जाता है कोई भी देश को डिफाइन करने के लिए। और उसी श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि भारत जो है या महाराष्ट्र जो है अब विकसित होने की तरफ में बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। बिल्कुल श्यामा, लेकिन इसके साथ साथ देखिए, मेट्रो रेल 3 जो प्रोजेक्ट है, ये मुंबई करों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 10 स्टेशन इस पूरे मेट्रो ट्रैक में 10 स्टेशन आते हैं। कितना बड़ा फ़ायदा है ये आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए? देखिए, आपने जैसे बात की कि ये फर्स्ट फेज है, और फर्स्ट फेज में ही 10 स्टेशन हैं, और 10 स्टेशन जो है टोटल अंडरग्राउंड है। ये पूरी तरीके से जो ये पूरा लाइन है, पूरा भूमिगत है। इसे बनाने में भी काफी ज्यादा चैलेंजेस आए। खर्च तो इसका बिल्कुल है, बहुत हुआ है, लेकिन इसके बनाने में भी चैलेंजेस आए हुए हैं। और अब जब ये बन के तैयार है तो हम कह सकते हैं ये बहुत बड़ा
एक महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मुंबईकरों के लिए एक बहुत रिलीफ प्रदान करेगा। जब हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, इस पूरे लाइन की बात कर रहे हैं, मेट्रो लाइन 3 जो एक्वा लाइन है, जी ये जब बन के तैयार होगा तो इसमें टोटल 27 स्टेशन होंगे, जो कि 26 स्टेशन जो होंगे अंडरग्राउंड होंगे। और ये जो हमारे पास में मुंबई में जो एयरपोर्ट्स हैं, 2 टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, जी उन दोनों को भी कनेक्ट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से बनाना, उसे मजबूती देना कितना अहम हो जाता होगा, हो जाता है। हम बात कर रहे हैं साउथ मुंबई की, जो एक टिप है और एक कोना है, और हम बात कर रहे हैं गोरेगांव की, जो पूरी तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में महाराष्ट्र मुंबई का दूसरा कोना है। कफ परेड से लेके आर्य कॉलोनी तक, RAJVLR, ये पूरा कनेक्ट कर देगा। और जब ये पूरी 2 चरण में बनकर तैयार हो जाएगा, 2025 मार्च बताया जा रहा है, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो पूरी तरीके से ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, मुंबई करों के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इसमें कई सारे MIDC, सीप, जो BKC है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जिसमें कई सारे लोग आते हैं सुबह सुबह में या शाम में घर जाने के समय में। ये ट्रेन पे, जो सेंट्रल लाइन की ट्रेन है, वेस्टर्न लाइन की ट्रेन है, उन पे काफी बर्डन उनका कम करेगा। रोड जो व्हीकुलर ट्रैफिक है उसके ऊपर बर्डन कम करेगा, फ्यूल कॉस्ट बचाएगा, टाइम बचाएगा, समय बचाएगा। भारत का जो एक सपना है, भारत का जो एक लक्ष्य है, 2070 तक हम नेट जीरो की तरफ बढ़ने वाले हैं, नेट जीरो करने जी काफी बड़ा रोल निभाएगा। और साथ ही जैसे हम बात कर रहे थे कि ये इसमें कई सारे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, इसके अलावा रिलीजियस प्लेसेस भी हैं। ऐसी ऐसी जगहों से ये इसके स्टेशन निकले हैं जो अमूमन जो रोड पे भी अगर आप एक टैक्सी लेके जाएं या बस लेके जाएं, वो भी काफी कंजस्टेड लगता है। तो आप समझिए इसको पूरे बनाने में जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो उसके नीचे से आप बना रहे हैं, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स है उसके नीचे आप बना रहे हैं। इन सबको आपको बचा के रखना है, इसे कोई हानि नहीं पहुंचानी है, तो कितना दिक्कत होता होगा, लेकिन ये बना है। और इसके अलावा कालबा देवी, गिरगांव में बाबुलनाथ है, सिद्धिविनायक टेम्पल जो वर्ली में है, ये सारे ऐसे इलाके हैं जो ट्रेन से, स्टेशन से भी कनेक्टेड नहीं है। अब मेट्रो लाइन 3 ने उसे कनेक्टिविटी दी है, और ये सारे ऐसे स्टेशन हैं जो रिलीजियस प्लेसेस को आप जोड़ते हैं। तो अगर आप मुंबई में आना चाहते हैं तो पहले ये होता था कि आप दिन का टूर ट्रैवल्स वाली गाड़ियां हैं वो बुक करें, लेकिन अब आपके पास में एक ये ऑप्शन है कि आप मेट्रो लाइन 3 से जुड़ें। और मेट्रो लाइन 3 से जब ये बन जाएगा पूरी तरीके से, तब की बात है, तो आप सिद्धिविनायक जा सकते हैं, उसके बाद में आप कालबा देवी जा सकते हैं, वहां पे आप मुंबा देवी जा सकते हैं, जो मुंबई की देवी मानी जाती है। ओवरऑल ये पूरी तरीके से कनेक्टिविटी देगा। और आने वाले समय में जो और भी मेट्रो लाइनें बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है या जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, उनके साथ में भी ये कनेक्ट होगा। और जब ये पूरी तरीके से जो मेट्रो का वेब है बनके शुरू हो जाएगा, बनके तैयार हो जाएगा, तो जो अमूमन लोगों को लगता है अपने ऑफिस से घरों तक में पहुंचने में, या जो ट्रैवलिंग टाइम होते हैं ऑफिस पहुंचने के लिए, जो 2-2 घंटे लोग ट्रैवल करते हैं, वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। और जब ये रिडक्शन होती है तो आप समझ सकते हैं फ्यूल कॉस्ट, टाइम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें सब बेहतर होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग में आप समय बहुत ज्यादा बिता रहे हैं, वो कॉस्ट कम हो जा रहा है, आपके हेल्थ को बहुत फायदा पहुंचता है। तो ये सारी बातें हैं जो प्रधानमंत्री अपने ध्यान में रखते हैं, लोगों के लिए ध्यान में रखते हैं और नीतियां बनाते हैं। ठीक है श्यामा, आप बने रहिए हमारे साथ सुशील भी जुड़ चुके हैं। सुशील, महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 33,000 करोड़ रुपयों की सौगात जो दी है, ये विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के संकल्प को कैसे साकार करेगा? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अगर इन सभी परियोजनाओं के ऊपर आप नजर डालें तो तकरीबन जैसे आपने कहा कि 33,000 करोड़ की पूरी परियोजना है, लेकिन अगर उसका मैं पैमाना निकालूंगा तो जिस प्रकार से ये परियोजनाओं का अब शिलान्यास और उद्घाटन है, उसमें से कुछ परियोजना महाराष्ट्र में इससे पहले ही कार्यान्वित हो जानी चाहिए थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में किया। और उसी का उदाहरण अगर कहे तो जिस प्रकार से मेट्रो लाइन का उदाहरण जिस हम बात कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री मेट्रो 3 की जो है उसका उद्घाटन करेंगे। सामान्य इस प्रकार से कहा कितनी कारीगर ये मेट्रो लाइन होगी मुंबई वासियों के लिए। आप समझ सकते हैं कि बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मेट्रो लाइन का जो विस्तार है इससे पहले ही हो चुका है, जबकि मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है
वहां पर इस प्रकार से जो बुनियादी ढांचों की सुविधा है वो अब तक अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो ये प्रमुख कारण है जिसकी शुरुआत जो है पिछले 10 सालों में हमने महाराष्ट्र में देखी है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र के मेट्रो की बात करें या फिर हम पुणे मेट्रो की बात करें, नागपुर मेट्रो की बात करें, ये प्रमुख शहरों में मेट्रो की सुविधाएं शुरू हो चुकी है। दूसरी महत्वपूर्ण शहरों का विकास जिस प्रकार से और जिस गति से पिछले कुछ सालों में हुआ है, तो ऐसे में जो लोक संख्या की एक वृद्धि कहते हैं वो भी बड़े पैमाने पर इन सभी शहरों में हुई है। तो ऐसे में जो यातायात की सुविधा है, जिस प्रकार से इंटर रिंग रोड की हम बात करें कि एक शहर से शहर के एक हिस्से से दूसरे शहर पहुंचने के लिए जो वक्त लगता है उस पर यह तय किया जाता है कि शहर में कितनी अच्छी सुविधाएं मौजूद है। मुंबई की बात करें तो मुंबई के एक छोर से मुंबई के दूसरे छोर जाने के लिए अगर पीक आवर में हम बात करें तो तकरीबन 2 घंटों का वक्त लगता है। यही अगर इस प्रकार से जो सुविधा अब शुरू हुई है तो मुंबई से थाने की दूरी अब कुछ ही मिनटों में तय की जाएगी जब ये पूरी तरह से परियोजना जो है अगर उसको जाता है तो ऐसे में ये सभी सुविधाएं जो है वो शहर का एक रूप बदलने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की और हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से ज्यादा स्टेट को तवज्जो मिले, तो ऐसे में ये बुनियादी ढांचे सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया था, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा ध्यान इस पर दिया गया है, खासतौर पर मुंबई और मुंबई से सटा हुआ इलाका। हम थाने की अगर बात करें, थाने दूसरा प्रमुख शहर है मुंबई के बाद जो कि MMR रीजन से सटा हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ी आबादी जो है वो थाने में रहती है, जो हर रोज जो है काम करने के लिए मुंबई की तरफ प्रस्थान करती है। तो ऐसे में पीक आवर में इन दोनों शहरों में अगर ट्रैफिक की हम यातायात देखें तो इसमें घंटों लग जाते हैं। आज जो बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री ने दिया है वो थाने वासियों के लिए भी दिया है। तकरीबन हम इंटरनल रिंग रोड की, रिंग मेट्रो की अगर बात करें या फिर साथ ही साथ हम जिस प्रकार से मेट्रो लाइन की बात करें, ये सभी बेहतर कनेक्टिविटी की ओर लेती जाएगी। और जो लोग खास तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं उनके बदलाव इस प्रोजेक्ट आ सकता है, देख पा रहे हैं जी, चेहरा नहीं बदल रहा है, जबकि ठीक है काफी बदलाव प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख कोई दिखा जाए तो है लाडली बहन योजना। अब इसके लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने आज उनकी मुलाकात की है और साथ ही साथ कुछ लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया है। हालांकि महिलाओं को सशक्त करने का एक सबसे प्रमुख योजना जिसके सामने जब से योजना की शुरुआत हुई है, चूंकि अब कुछ ही महीने पहले हालांकि इस योजना की शुरुआत हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में अगर देखा जाए तो लाखों महिलाएं इससे लाभान्वित हुई। और आज प्रधानमंत्री जब थाने में थे तो उन महिलाओं को भी उन्होंने लाभान्वित किया, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया। जी ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। शिशिर, देखिए श्यामा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्यामा, जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो उसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ईज ऑफ लिविंग जो है वो आप किसी भी शहर के नागरिकों को किस तरीके से मुहैया करवा रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद से लगातार नए भारत की तस्वीर कमोबेश हर राज्य से हमें देखने को मिलती है। और ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के नागरिकों के लिए? श्यामा, आप सुन पा रही हैं? हम हमारे सहयोगी श्यामा से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र को विकास के विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी है। लगभग 33,000 करोड़ रुपयों की ये जो तमाम सारी परियोजनाएं हैं, ये महाराष्ट्र की शक्ति को विकास के पथ पर और ज़्यादा अग्रसर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान मेट्रो 3 का भी उन्होंने उसको हरी झंडी दिखा करके उसकी शुरुआत की। और न सिर्फ उसकी शुरुआत की बल्कि मेट्रो में सफर भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो में सफर के दौरान छात्रों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की और इसके साथ साथ जो मेट्रो निर्माण में जो श्रमिक थे उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की, उनके अनुभव साझा किए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को आज एक बहुत बड़ी सौगात दी है।
साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से मुंबईकरों के लिए मेट्रो एक बहुत बड़े तोहफे के रूप में उन्होंने दिया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से बात कर रहे हैं, छात्र छात्राओं से बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, मेट्रो के श्रमिकों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर लगातार जुड़े हुए हैं। शिशिर, मेरा सवाल जो कि शामा से था, आपसे भी यही है कि ईज ऑफ लिविंग के हिसाब से आप कैसा माहौल देश के नागरिकों को दे रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए और मुंबईकरों के लिए इस तरीके का आधारभूत संरचना का जो विकास है, ये उनके जीवन को कैसे आसान बनाएगा? बिल्कुल, देखिए, ईज ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो खास तौर पर जो शहरों की तरफ हम देखते हैं तो अमूमन लोगों का ये नजरिया होता है कि जो शहरवासी है या फिर जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए जीवन काफी आसान होगा। लेकिन वही अगर जो लोग शहरों में रह रहे हैं, खासतौर पर मुंबई की बात करूं तो जो अमूमन नौकरी पेशा लोग हैं उनकी अगर हम बात करें जीवन का, तो उसमें से 24 घंटे में से अगर बात करें तो 3-4 घंटे जो है वक्त ट्रैवलिंग में गुजर जाता है, यातायात में गुजर जाता है। तो ऐसे में जब हम बात करें कि किस प्रकार से इस वक्त को जो है कम किया जा सके, जो कि ज्यादा से ज्यादा वक्त वो अपने परिवार को दे सके, काम के प्रति दे सके, ये सबसे देखना काफी महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए ईज ऑफ लिविंग जब हम बात करें शहरों की, तो शहरों की ईज ऑफ लिविंग काफी महत्वपूर्ण चीज है जो कि लोगों को मिलनी चाहिए। इस वक्त जो तवज्जो सरकार दे रही है वो इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स के जरिए पर ज्यादा फोकस कर रही है कि किस प्रकार से जो है लोगों का शहरों में रहना काफी आसान हो जाए, और साथ ही साथ जो यातायात की सुविधा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट है, उसका फायदा सीधा लोगों तक किस प्रकार से पहुंचे, इसका जो है ज्यादा ध्यान इस वक्त सरकार दे रही है। उसके उदाहरण पे अगर देखा जाए तो जैसे मैंने पहले कहा कि किस प्रकार से जो मेट्रो का पूरा जाल बुना जा रहा है। दूसरी बात, जो रास्तों का जाल इस वक्त मुंबई और मुंबई से सटे हुए पूरे इलाके में जो है बिछाया जा रहा है, कि किस प्रकार से जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफी आसानी से जो है यातायात का उपयोग कर पाए। उदाहरण के तौर पर मुंबई अगर देखा जाए तो एक स्ट्रेच में एक ये शहर जो है पूरा फैला हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि ईस्टर्न सबब और वेस्टर्न सबब। हालांकि इन दोनों की कनेक्टिविटी काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस पर हालांकि कोई ज्यादा ध्यान अब तक नहीं दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों की हम अगर बात देखें तो किस प्रकार से ईस्ट जो शहर है उसको वेस्ट के शहर से किस प्रकार से कनेक्ट किया जा रहा है, उसका उत्तम उदाहरण है ये मेट्रो का जाल जिस प्रकार से बुना जा रहा है। ईस्टर्न फ्रीवे हो या फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर कोस्टल रोड हो, ये वो प्रमुख बुनियादी ढांचे हैं मुंबई के लिए जो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में ईज ऑफ लिविंग तो जाहिर सी बात है जरूर देंगे, ट्रैवलिंग टाइम जरूर कम करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे ईंधन की भी बचत होगी, वक्त जो बर्बाद होता था वो भी बचेगा। तो ऐसे में प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा बढ़ेगी इन शहरों में। तो ये सबसे प्रमुख ध्यान जो है सरकार दे रही है कि सिर्फ ईज ऑफ लिविंग जो है वो मुहैया नहीं किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो बाकी अन्य सुविधा है वो भी सरकार जो है देने का प्रयास इन सभी कार्यों से कर रही है। और इसीलिए ये सिर्फ महज एक प्रोजेक्ट नहीं है कि जो कि एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करता है या फिर लोग जो उससे ट्रैवल करेंगे, बल्कि ये गति भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ ये खर्च भी कम करेगा। तो ये दो प्रमुख चीजें जो है सरकार इस वक्त ज्यादा ध्यान दे रही है डेवलपमेंट के लिहाज से। और इसीलिए फिर चाहे जैसे आज मैं उदाहरण अगर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था, जिससे हम कह रहे हैं कि खास तौर पर थाने की बात करें तो 33,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है। अभी प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें प्रमुख क्या है, तो ईस्टर्न फ्रीवे जिस प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि जो पूर्वी उपनगर है मुंबई की, उनको किस प्रकार से जोड़ा जाए उस पर जो है ध्यान दिया गया। तकरीबन 12,000 करोड़ के जो इंटीग्रेटेड मेट्रो रेल है, मतलब जो शहर के अंदरूनी इलाकों से चलेगी, जो लोग जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं शहर के, उनको जो है सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आने जाने के साधन उनको ठीक से मिल पाएंगे। दूसरी बात, जो एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे की हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 3,25,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिससे सीधी कनेक्टिविटी मुंबई से थाने शहर को मिलेगी, जो कि सफर है महज जो है 30 मिनट से भी कम समय में तय कर पाएंगे, जो कि इस वक्त तकरीबन 1.5 घंटे से भी ज्यादा का अमूमन वक्त लगता है। तो ये अगर बात देखें तो वक्त की भी कटौती होगी और साथ ही साथ ईंधन की भी कटौती होगी और ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है लोगों को मिल पाएगा। तो ये प्रमुख तौर पर चीजों पर सरकार इस वक्त काफी ध्यान दे रही है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों के प्रोजेक्ट अगर देखा जाए, खासतौर पर नेशनल हाईवे की अगर बात करें इसको ही जोड़ के, तो जिस प्रकार से पिछले सरकार में जिस प्रकार से नेशनल हाईवे को बनाने की गति थी और अब जो कि नेशनल हाईवे बनाने की जो गति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। असर ये हुआ है
कि महाराष्ट्र के एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए अब कुछ ही घंटों का वक्त लगता है। मुंबई से अगर नागपुर की दूरी तय करनी है तो आज से 10 साल पहले तकरीबन 16 घंटे का वक्त लगता था। आज वही दूरी जो है महज 7 से 8 घंटे में तय की जा रही है। ये वक्त दर्शाता है कि किस प्रकार से सरकार का काम है, ये रिजल्ट बताता है। और दूसरी बात, इसका असर इस प्रकार से हुआ है कि सिर्फ लोगों के यातायात के लिए सुविधा जो है वो कारगर साबित नहीं हो रही, बल्कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि किस प्रकार से ये सभी सुविधाएं मुहैया की जा सके। अगर कोई ट्रक सामान लेके अगर मुंबई से अगर नागपुर की दूरी तय करता है और वो महज 8 घंटे में पहुंचता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो बिजनेस की ग्रोथ होगी वो भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो ईंधन की खपत है वो भी कम होगी। तो पर्यावरण पर इसका सीधा असर होता है, पर्यावरण को जो नुकसान है वो कम से कम होता है इसमें, और साथ ही साथ जो व्यापार है उसमें वृद्धि दोगुनी हो जाती है। तो ये सभी चीजें जो है जो मुद्दों की अगर हम बात करें तो सीधा असर डालती है। वही दूसरी तरफ हम, जैसे मैंने कहा था, ये तो विकास की बात हम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो संरचनात्मक जो बुनियादी ढांचे हैं उस पर किस प्रकार से सरकार काम करी है, लेकिन जो सामाजिक विषय है वो भी इतने ही काफी महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में थे तो उन्होंने पीएम किसान निधि के द्वारा तकरीबन हजारों किसानों को जो पीएम सम्मान निधि जो है उसका फायदा दिलाया है। यही सम्मान निधि जो है किसानों के खाते में डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट जाता है, जिससे फायदा होता है कि किसान जो है उनकी जो कैपेसिटी है, स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ जाती है। हालांकि सिर्फ किसान नहीं, इसमें महिला भी उतनी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और इसीलिए सरकार के पिछले कुछ सालों का अगर हम एक पूरा खाका देखें कि किस प्रकार से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की हुई है, तो खासतौर पर महिलाओं को उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया हुआ। अगर कोई बच्ची घर में जन्म लेती है तो उसके बचपन से लेके उनकी पढ़ाई तक और शादी तक का जो है उस पर सरकार ने ध्यान दिया कि किस प्रकार से अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाना है तो ऐसे में कुछ सुविधाएं लोगों को देनी जरूरी है। सरकार ये बात जानती है और इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम भी जो है सरकार द्वारा किए गए हैं। आज महाराष्ट्र में, जैसे मैंने कहा कि लाडली बहन योजना की हम जब बात करते हैं तो जब हम इन लाडली बहन योजनाओं से जो लाभार्थी उनसे बात करते हैं तो स्पष्ट कहना है उनका कि किस प्रकार से घर में हालांकि उनकी आय थी, लेकिन वो आय इतनी पर्याप्त नहीं थी कि सभी संसाधनों के लिए वो पैसा खर्च कर पाए। तो ऐसे में सरकार द्वारा जो पैसा इस योजना के द्वारा मिलेगा वो बाकी फिर चाहे वो घर में अगर कोई बीमार हो उसके लिए ये यूज हो सकता है, या फिर हम बात करें कि महिलाएं जिस प्रकार से सेविंग करती है, पैसे जो बैंक खातों में जमा करती है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो ये उनके लिए भी सशक्त करने का एक माध्यम होगा। तो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सरकार जो है इस पर भी ज्यादा ध्यान दे रही है कि किस प्रकार से जो जीवनी है, खासतौर पर अलग अलग तबके के समाज में रहने वाले, उनमें किस प्रकार से बदलाव लाया जाए, इस पर भी जो है सरकार ध्यान दे रही है। तो इसलिए ये विकास के दो आयाम हैं, एक जो कि हम बुनियादी ढांचे के रूप में देख रहे हैं और दूसरे जो कि लोगों की जीवनी में जो इस वक्त जो बदलाव आ रहे हैं उसके रूप में हम देख रहे हैं। शिशिर, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने शुरुआत में ये कहा था कि ये जो तमाम सारी परियोजनाएं हैं इनमें से कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने संबोधन में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका काम लटकाना, भटकाना और अटकाना रहा है, जो कि महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। ये कितना बड़ा संदेश जाता है महाराष्ट्र की जनता को? बिल्कुल, देखिए, हालांकि इसमें एक उदाहरण के तौर में मैं देखना चाहूंगा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर पिछले ही साल देखा जाए, कुछ ही महीनों पहले अटल सेतु का निर्माण किया गया था, जो कि देश का सबसे बड़ा ब्रिज है जो कि समुद्र में बनाया गया है। इस ब्रिज की लंबाई अगर देखी जाए तो तकरीबन अगर देखा जाए 22 किलोमीटर की इस ब्रिज की लंबाई है, जो कि मुंबई के एक छोर को मुंबई के दूसरे छोर से कनेक्ट करता है। यहाँ से अगर ये ब्रिज इससे पहले नहीं था, लेकिन मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए तकरीबन 2.5 घंटे लगते थे। आज वही सफर 20 मिनटों में तय होता है। इस ब्रिज का निर्माण करने के सबसे पहला, हालांकि अगर बात कहे तो 1990 के दौरान इसकी बात उठी थी कि इस प्रकार से एक ब्रिज बनाने की मुंबई में खास तौर पर जरूरत है, जो कि मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट कर पाएगा, दूरी कम कर पाएगा। आप समझ सकते हैं कि 90 के दशक से लेकर ये ब्रिज सिर्फ फाइलों में अटका पड़ा था, इस पर कोई प्रक्रिया नहीं की गई थी, इस पर जो है कोई काम शुरू हालांकि नहीं किया गया था, इस पर बातें जरूर काफी ज्यादा हुई थी। लेकिन पिछले 10 सालों की बात करें, खासतौर पर जब यहाँ पर अगर देखें केंद्र सरकार में अगर देखें, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की बागडोर संभाली और राज्य में भी अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए सरकार है, उसके बाद इस ब्रिज पर काम शुरू हुआ और महज 7 सालों में जो है इस पूरे ब्रिज का निर्माण हुआ। उस 7 सालों में अगर देखा जाए तो बीच में कोविड के 2 साल जो है, जिसकी वजह से काम जो काफी धीमा हुआ था। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि काम की रफ्तार क्या है, मतलब कितने सालों पहले की परियोजना है जो अब जाकर पूरी हो रही है। हालांकि अब ये परियोजना अगर उस वक्त शुरू होती थी तो जाहिर सी बात है इसका असर लोगों को सीधा मिलता था,
अब तक जो है जो विकास की गति थी वो भी बढ़ सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम मुंबई के मेट्रो की बात करें, मुंबई के मेट्रो की बात भी अगर देखा जाए तो 1990-2000 से मुंबई में मेट्रो बनने का प्रस्तावित था। कई बार ये फाइलें जो है मंत्रालय में घूमती रहती थी, लेकिन किस प्रकार से उसको अनुमति की हम बात करें या फिर बाकी चीजों की हम बात करें, हालांकि उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि 2014 के बाद सरकार बदली है तो काफी रफ्तार से अब मुंबई की मेट्रो की रफ्तार जो है वो बढ़ी, और यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और अब प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये रफ्तार बताता है कि किस प्रकार से पिछले 10 सालों में काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र में खासतौर पर इन बहुत अहम प्रोजेक्ट पे हुआ है। और इसीलिए प्रधानमंत्री हर बार ये जिक्र करते हैं कि जिस प्रकार से पिछली सरकार ने जो प्रोजेक्ट हालांकि जब शुरू किए थे तो कुछ प्रोजेक्ट अटका के रखे थे, लटका के रखे थे। इस प्रोजेक्ट की भी बात करें, आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया था कि मेट्रो की बात करें तो मेट्रो किस प्रकार से डिले हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि मुंबई से अहमदाबाद की जो बुलेट ट्रेन की जो अगर बात करें जो प्रोजेक्ट है वो भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को भी जो है लटकाया गया था। उस पर भी अगर देखा जाए अब उस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पा ली है और कुछ ही महीनों में ये जो है प्रोजेक्ट भी खत्म हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार से इन प्रोजेक्ट की जरूरत आखिर कब आन पड़ी थी और ये प्रोजेक्ट कब खत्म हो रहे। इसका अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से काफी लंबा वक्त हो चुका है जो कि इन प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया गया था। लेकिन अब जो कि प्रधानमंत्री जब ये दर्शाते हैं और ये इस बात प्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांचं आगमन झालेलं आहे। काही काळ ते समोर प्रेक्षागृहात स्थानापन्न होणार आहेत। त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल आदरणीय CP राधाकृष्णन साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार साहेब आणि मराठी भाषेचे मंत्री तसेच शिक्षण मंत्री आदरणीय श्री दीपकजी केसरकर साहेब तसंच असंख्य मान्यवरांची आजच्या या अभिजात भाषेच्या आपल्या सन्मान सोहळ्याला उपस्थिती लाभलेली आहे। पुन्हा एकदा सगळ्यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करते आणि सर्वांचं स्वागत करण्यासाठी तसंच कार्यक्रमाची प्रस्तावना सादर करण्यासाठी या ठिकाणी आमंत्रित करते मराठी भाषा मंत्री आदरणीय श्री दीपकजी केसरकर साहेबांना। आदरणीय पंतप्रधान महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय उपमुख्यमंत्री महोदय, मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व ज्येष्ठ साहित्यिक, उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, माझी बायबोली अमृत कलश ओवीत उफाळे मराठी आदेश, बहुजनांसाठी अवतार नवा उजळी ज्ञानेश प्रतिभेचा दिवा। दिनांक 3 ऑक्टोबर या दिवशी म्हणजे परवाच पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वातील मंत्रिमंडळाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आल्याची घोषणा केली। ही घोषणा होताच संपूर्ण महाराष्ट्रात आनंदाची एक लाट निर्माण झाली आहे। आनंदाचे डोही आनंद तरंग अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे। हा दिवस याच्या पुढे अभिजात मराठी सन्मान दिवस म्हणून साजरा करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने ठरवलेला महाराष्ट्राच्या राज्यभाषेचा गौरवाचा हा आनंद व्यक्त करणं हे शासनाचेही कर्तव्यच आहे। त्यासाठीच या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे। या सोहळ्यात पंतप्रधान महोदय आपल्या सोबत सहभागी झाल्याने तो आनंद द्विगुणित झाला आहे। आज पंतप्रधान विकास कामाच्या उद्घाटनासाठी मुंबईत आले आहेत, पण ते केवळ तेवढ्यासाठीच आले आहेत असं नाही, तर माय मराठीच्या या उत्सवात सहभागी होण्यासाठीही आलेले आहेत। महाराष्ट्री प्राकृत हे मराठीचं पूर्वरूप आहे। नाणेघाटातल्या शिलालेखापासून ते गाथा सप्तशतीतील गाथांपर्यंत मराठीचा दौल आपल्याला पाहायला मिळतो। लीळा चरित्र आणि ज्ञानेश्वरी हे अतिशय समृद्ध ग्रंथ अशी पूर्वपरंपरा असल्यावाचून निर्माण होणं अशक्यच होतं। महाराष्ट्री
प्रकृतीपासूनचा हा मराठीचा प्रवास पाहता मराठीच्या अभिजाततेविषयी कोणतीही शंका कधीच कुणाला नव्हती. केंद्र शासनाद्वारे 2004 पासून भारतीय भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा उपक्रम सुरू झाला. मराठीला हा दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्राध्यापक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्वानांची एक समिती 10 जानेवारी 2012 रोजी स्थापन केली. या समितीच्या सदस्यांनी संशोधनपूर्वक साधार अहवाल तयार केला आणि तो मे 2013 मध्ये शासनाला सादर केला. या अभिजात दर्जासाठीच्या अटी महाराष्ट्र भाषा कशी पूर्ण करत आहे हे साधार मांडण्यात आलेलं आहे. समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. अनेकांनी त्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत, पण माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी त्याकडे विशेष लक्ष पुरवलं. माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचंही विशेष सहाय्य नेहमीच लाभलं. मराठी भाषा विभागाद्वारे 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी अभिजात भाषा पाठपुरावा समिती आपण स्थापन केली. मराठी भाषा भवनाची निर्मिती हे महाराष्ट्र राज्यासाठी भूषणावह बाब आहे. ही इमारत लवकरच साकारणार आहे. यासोबतच आपण पुस्तकाच्या गावाची, कवितेच्या गावाची निर्मिती केली. जगातील मराठी भाषक एकत्र यावा याच्यासाठी विश्वसंमेलनाची संकल्पना साकारली व दरवर्षी जगातील मराठी भाषक हे संमेलनाच्या माध्यमातून एकत्र येत आहेत. बृहन महाराष्ट्र मंडळ व युवक मंडळे यांची स्थापना झाली असून सदर मंडळे भारतात माय मराठीचा प्रचार आणि प्रसार आणि तिचे संवर्धन जोमाने करत आहेत. मात्र या प्रयत्नांना माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांच्याच कारकिर्दीत यश आलेलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राबाहेरील जगभरातील मराठी मनुष्य सुखावला आहे. या सर्वांच्या वतीने सगळ्या मराठी लोकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल मी माननीय पंतप्रधान महोदयांचे आभार व्यक्त करतो. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारी कमी न होता वाढली आहे. मराठीचा विकास ज्ञानभाषा म्हणून अधिकाधिक व्हावा यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न राहणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून 7 मार्च 2022 रोजी आंतरराष्ट्रीय मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. या मंचाद्वारे विविध देशात उपसमन्वयक नेमून मराठीची दशा देशोदेशी उंचवण्याचं काम आपले शासन करत आहे. सध्या 17 देशात उपसमन्वयक असले तरी ही संख्या वाढवत नेण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. देशी भाषांना त्यांचं सन्मानाचं स्थान पुन्हा मिळवून देण्याचे धोरण माननीय पंतप्रधान महोदयांनी स्वीकारलेलं आहे. मराठी महाराष्ट्राची राज्यभाषा आहेच, तिला आता अभिजात भाषेचा दर्जाही प्राप्त झालेला आहे. पण हे पुरेसे नाही हे आम्हालाही माहिती आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापन होऊन इतकी वर्ष झाली तरीही अद्याप उच्च न्यायालयात मराठी ही प्राधिकृत भाषा झालेली नाही. 1998च्या अधिसूचनेनुसार उच्च न्यायालयाच्या खालच्या न्यायालयातलं कामकाज मराठीत होत असतं, पण अपिलाचं प्रकरण गेलं की कागदपत्रांचं इंग्लिश भाषांतर करावं लागतं. मराठी ही प्राधिकृत भाषा असली तरी इंग्लिशप्रमाणे मराठी कागदपत्रेही न्यायालयात भाषांतर न करता सादर करता येतील हे लक्षात घेऊन आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करतो की आपण प्राधिकृत भाषेचा दर्जासुद्धा या मराठी भाषेला द्यावा अशी विनंती करतो. माननीय पंतप्रधान महोदयांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार. माय मराठीला वंदन करून मी माझे 4 शब्द पूर्ण करतो. माझी मराठी माऊली मन तिचे मानवाचे, लागलेले तिला वेड, सदोदित समतेचे, भेदभाव तिने कधी कोणा कुठे केला नाही, एका रांजणाचे पाणी सर्वांसाठी खुले राही. माय मराठी माऊली साऱ्या दुनियेची आई, तिच्या माया ममतेला कुठे धरबंद नाही. आई मराठीचे मन आहे आकाशा एवढे, पुण्याईचे सारे काही मावे असेल तेवढे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.
आणि याचबरोबर अभिजात भाषा दिवसाची जी घोषणा झालेली आहे, नक्कीच आपणा सगळ्यांचा उत्साह दुणावणारी अशी ही घोषणा आहे. यानंतर विविध क्षेत्रातील काही मान्यवर आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. या निमित्ताने संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांचे वंशज असणारे साहित्याच्या लेखक, कवी, नाटककार, समीक्षक अशा विविध भूमिकातून ज्यांचा वावर आहे, इतिहास संशोधक म्हणून ज्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे, त्याचबरोबर स्वतः प्रवचनकार आणि कीर्तनकार असणारे असे डॉक्टर सदानंद मोरे यांना मी विनंती करते की या निमित्ताने आपणा सगळ्यांशी संवाद साधावा. महामहिम राज्यपाल महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्रीजी, मुख्यमंत्रीजी, उपमुख्यमंत्रीजी, भाषा विभागाचे मंत्री, त्यांचे सर्व सहकारी आणि उपस्थित बंधू भगिनी, 3 ऑक्टोबर 2024 म्हणजे परवाचा जो दिवस आहे तो 1 मे 1960 नंतर सगळ्यात महत्त्वाचा दिवस मी मानतो. 1 मे 1960 या दिवशी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. महाराष्ट्र राज्य म्हणजे मराठी लोकांचं राज्य. म्हणजे राज्याचा जरी दर्जा मिळाला तरी भाषेला जो दर्जा हवा होता तो तेव्हा मिळाला नव्हता. तो 3 तारखेला मिळाला आणि 3 तारीख परवाची म्हणजे निश्चितपणे आश्विन शुद्ध प्रतिपदा, घटस्थापनेचा दिवस, देवीचा दिवस आणि हा सरस्वती देवीचा दिवस आहे असं मी निश्चितपणे या ठिकाणी मानतो. पुष्कळ गोष्टी अकॅडमिक सांगण्यासारख्या आहेत, तांत्रिक आहेत, त्या सांगायची इथे आवश्यकता नाही. मी फक्त एकच म्हणेन की महाराष्ट्रामधले जे कोणी अभ्यासक आहेत, जे मराठी भाषेचे संशोधक आहेत आणि ज्यांचं मराठी भाषेवरती प्रेम आहे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध भाषाविषयक संस्थांशी संलग्न आहेत, त्या सगळ्यांच्या वतीनं मी माननीय पंतप्रधानांचे आणि एकूण सगळ्यांचे आभार मानतो याविषयी. आणि 1-2 गोष्टी फक्त सांगतो की ही कोणती भाषा आहे, आमच्या भाषेची ओळख काय आहे. आमची भाषा ती आहे की ज्या भाषेमध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांनी जगासाठी मागणं मागितलं. ही काही साधी गोष्ट नव्हती. म्हणजे ती त्या अर्थाने लोकल भाषा नाही राहिली, ती ग्लोबल भाषा झाली. आमची भाषा ती आहे की ज्या भाषेमध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांनी पसायदान मागितलं, ती आहे की ज्या भाषेमध्ये भगवद्गीतेवरती संस्कृत सोडून अन्य भाषातली पहिली टीका निर्माण झाली. ज्ञानेश्वरी ही हे पहिलं भाष्य आहे की ज्याच्यामध्ये जे संस्कृतमध्ये नाही गीतेवरचं भाष्य. म्हणजे तिथेच आपण भारतीय तत्वज्ञानाच्या पातळीवरती एक झेप घेतलेली आहे. ज्ञानेश्वरीची निर्मिती ही युरोपमधलं पहिलं जे काव्य आहे दांतेचं डिवाइन कॉमेडिया त्याच्या अगोदरची आहे. म्हणजे कल्पना करा की इंग्रजी वगैरे तर सोडाच, पण एकूण युरोपीय पार्श्वभूमीवरती आपण जर पाहिलं तर आपणाला हे दिसून येईल. ही ती भाषा आहे की ज्या भाषेमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची शपथ घेतली. ही ती भाषा आहे की ज्या भाषेमध्ये लोकमान्य टिळकांनी स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे हा मंत्र भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला दिला. ही ती भाषा आहे की ज्या भाषेमध्ये हॅमलेट नाटक करायचे गणपतराव जोशी नटश्रेष्ठ, आणि ते नाटक पाहिला ब्रिटिश लोक यायचे की मराठीमध्ये हॅमलेट करणारं कोण आहे. आणि आणखीन गंमत सांगतो, ज्या वेळेला गणपतराव जोशी हॅमलेटची भूमिका करता करता हॅमलेट मृत्यू पावतो आणि ते मरायचा अभिनय करायचे, त्यावेळेला उपस्थित असलेले ब्रिटिश लोक उभं राहायचे, हॅट करायचे, म्हणजे अलास ही इज डेड. ही मराठी लोकांची भूमिका आहे. आणि मराठी भाषेने भाषांतर सुद्धा कशी केली, कोणाची केली, मी तुम्हाला सांगेन की तंजावरचे राजे त्यांनी एक भाषांतर केलं मुद्रा राक्षसाचं. आणि का केलं तर मुद्रा राक्षसाचे नाटक आहे, विशाखा दत्ताने लिहिलं, ते राजकारणावरचं नाटक आहे आणि आपल्या प्रजेला राजकारण कळावं. पण त्याचबरोबर कारण प्रजेच्या इहलौकिक कल्याणाची जबाबदारी आहे राजाची. आणि त्याचबरोबर प्रबोध चंद्रोदय हे कृष्ण मिश्राच्या नाटकाचं भाषांतर केलं. ते नाटक मोक्षाविषयीचं नाटक आहे. म्हणजे प्रजेच्या पारलौकिक कल्याणाची सुद्धा आम्हाला चिंता आहे या भाषेच्या लोकांना. म्हणून ऐहिक पारलौकिक या सगळ्या गोष्टींचा समन्वय जिथे साधला जातो ती ही भाषा आहे. आणि शेवटचा मुद्दा सांगतो, जागतिक पातळीवरती जर पाहिलं तर ज्ञानोबा तुकोबांच्या सारखे कवी आहेत. त्या ठिकाणी दोन्ही संस्थानांच्या आळंदीचे आणि देहूचे विश्वस्त उपस्थित आहेत. त्यांच्या साक्षीने मी सांगतो की तुकोबांचा अनेक वेळेला गौरव झाला, पण दिलीप चित्रे नावाचे महाकवी होते महाराष्ट्रामध्ये, ते असं म्हणाले की तुकोबांची जर कविता नसेल तर मी मराठी कविता मराठी साहित्य वगैरे सोडात,
परंतु जागतिक पातळीवरती कविता नावाच्या वाङ्मय प्रकाराचीच कल्पना करू शकत नाही. तर अशी ही मराठी भाषा आहे आणि त्या भाषेला अशा प्रकारचा दर्जा, अशा प्रकारची राजमुद्रा मिळण्याची खरोखर गरज होती. मी आदरणीय पंतप्रधानांची त्यासाठी आभार मानेन आणि म्हणेन की आपण आमच्यासाठी फार मोठं काम केलेलं आहे आणि आपण आमच्या भाषेवरती जो विश्वास टाकला तो आम्ही विश्वास सार्थ करून दाखवू अशी प्रतिज्ञा आपण सगळ्यांच्या वतीने करूयात आणि मराठीचा वारसा या पुढे नेऊयात एवढं मी म्हणू इच्छितो. आणि आपणा सर्वांना धन्यवाद देऊन मला या ठिकाणी माझं मत व्यक्त करण्याची संधी दिली त्याबद्दल संयोजकांचे आभार मानून थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद. मराठी भाषेची थोरवी इतक्या नेमक्या शब्दामध्ये आदरणीय मोरे साहेबांनी आपल्यासमोर मांडलेली आहे. मगाशी ज्या विदर्भाच्या शेताचा आपण उल्लेख करत होतो त्या सरकीच्या बीला बघून बहिणाबाईंनी असं म्हटलं होतं की पहा या सरकीच्या बीले देवाने पांढरा शुभ्र झगा दिला, माणसानं काय केलं तिचा झगा काढून घेतला आणि स्वतःसाठी झगा शिवला. तर माणूस किती आपमतलबी असू शकतो हे इतक्या कमी शब्दामध्ये बहिणाबाईंनी समजावून सांगितलं. पण तोच माणूस त्याच विदर्भातला एक शेतमजूर साहित्यिक होतो, शिक्षक होतो आणि पद्मश्री प्राप्त करेपर्यंतचा प्रवास करतो. असे साहित्यिक आपणा सगळ्यांना भूषणावह असणारं असं व्यक्तिमत्व पद्मश्री नामदेव कांबळे सर यांना मी विनंती करते की या प्रसंगी आपल्या सर्वांशी त्यांनी संवाद साधावा. आपल्या देशाचे पंतप्रधान या देशाची मान सतत उंचावत नेणारे आणि जागतिक पातळीवर या देशाची मान्यता अधिकाधिक वर्धिष्णू करणारे माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब, या राज्याची धुरा समर्थपणे पेलणारे त्रिमूर्ती माननीय नाथाभाऊ, सन्माननीय देवेंद्रजी आणि माननीय दादा, या सर्वांना वंदन करतो. उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याकरता मराठी भाषेच्या वतीने, मराठी भाषिकांच्या वतीने या ठिकाणी उभा आहे. म्हणून मराठीमध्ये मी प्रस्तावना केल्यानंतर आता मोदीजींना समजेल, त्यांना अडचण समजण्यासाठी अडचण येणार नाही अशा प्रकारे मी हिंदी भाषेमधून उद्बोधन म्हणजेच माझं भाषण करण्याचा प्रयत्न करतो. माननीय पंतप्रधान जी, मराठी भाषा को अभिजात अर्थात कुलीन भाषा का जो रैंक मिला है उसके हेतु महाराष्ट्र सरकार के भाषा समिति ने 2000 वर्षों पहले की किताब गुणाढ्य नामक कवि की किताब बृहत कथा का जो किताब केंद्र सरकार को सौंपा था, उस पर विश्वास रख के केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इस भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है. इसलिए हम सब महाराष्ट्रियन लोग, मराठी भाषिक लोग, हम आपके शुक्रगुजार हैं. आपके इस पवित्र कार्यों से हम वत्सगुल्मवासी भी आनंद विभोर हो चुके हैं, क्योंकि गुणाढ्य जो थे वह हमारे वाशिम के थे. इसलिए मैं वाशिम की जनता की ओर से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत आनंद व्यक्त करता हूँ. मैं इस भाषा को, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने का मतलब संत ज्ञानेश्वर जी को सम्मानित करना है, संत तुकाराम महाराज को सम्मानित करना है, संत नामदेव, संत चोखा मेळा, संत नरहरी सोनार, संत सावता माली, संत गोरा कुंभार इत्यादि विविध जाति पंथों के मराठी संतों को मोदी जी आपने सम्मानित किया है. महाराष्ट्र तथा मराठी जनों की प्रेरणा स्थान शिव छत्रपति शिवाजी महाराज को आपने सम्मानित किया है. यह जो हमें आपने उपहार दिया है उसके लिए हम समस्त मराठी जन आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं. 2014 में भारतवर्ष की बागडोर संभालते हुए आपने
कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। गत 10 वर्षों से आपने स्वयं निष्कलंक रहकर जो कारोबार किया है देश को चलाने का, उससे खाने वालों को रोकने के भरकस आपने प्रयास किए हैं। फलस्वरूप भारतीय खजानों में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। मोदी जी, आपको नमन इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आपने इस देश का कारोबार हाथ में लेने के बाद ये जो महान कार्य किया है वो यह है कि कुछ दिन पहले जब आप सत्ता में नहीं थे, उस वक्त हमारे देश पर पड़ोसी देश के छोटे देश के जो लोग थे, जिसे हम भेड़िए भी कह सकते हैं, वो हमारे घर में घुसकर हमारा अपमान करते थे। लेकिन अब ये स्थिति है कि आप कोई भी हमारे तरफ दुष्ट नजरों से नहीं देख सकता। मोदी जी, मैं आपसे इस समय में ऐसी विनती करना चाहूँगा कि आपने ये जो सब अच्छा कारोबार इस देश का करना शुरू किया है, तो आपसे एक विनती है कि ये जो शिक्षा क्षेत्र जो है, तो शिक्षा क्षेत्र का नेशनलाइजेशन अगर आप कर सके तो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके उत्थान के लिए, प्रगति के लिए बहुत सहायता होगी। क्योंकि ये शिक्षा क्षेत्र कुछ संस्थानिकों के कब्जे में है। उन्होंने फीस इतनी बढ़ा के रखी है और कर्मचारियों को तो 6-6 महीने पगार नहीं देते, क्योंकि जब बच्चों से लाखों रुपए वो ऐंठते हैं और पगार देने का जब समय आता है तो कर्मचारियों को कहते हैं कि स्कॉलरशिप आने दो, गवर्नमेंट जब हमें स्कॉलरशिप देंगी तो उसमें से आपको पगार देंगे। आप सोचिए, अगर आदमी भूखा रहेगा तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा, क्या पढ़ाएगा। इसलिए आपसे मैं व्यक्तिगत तौर से ये विनती करता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र का अगर आप नेशनलाइजेशन कर सके तो ये एक बड़ी गौरव की बात होगी और हम गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इतना कहकर मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। फिर से एक बार इस देश को, मराठी भाषिक जनता को आपने जो उपहार दिया है, इसके लिए आपको कोटि हम सब कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय मराठी। धन्यवाद। कांबळे सरांनी आपल्या सगळ्यांच्या मनातल्या भावना या ठिकाणी माननीय पंतप्रधान महोदयांसमोर आपल्या शब्दातून ठेवलेल्या आहेत आणि पंतप्रधान महोदयांनी मराठीतच कार्यक्रम करा मला कळतंय असं सांगून मला वाटतं पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांची मनं नक्कीच जिंकलेली आहेत। एखादी भाषा प्रचारात राहण्यासाठी जी विविध माध्यमं फार महत्त्वाची असतात, त्यातलं चित्रपट हेही एक माध्यम आहे आणि त्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये असलेलं भाषेविषयक प्रेम जागं राहतं। आज आपल्यासोबत चित्रपटसृष्टीतील असं व्यक्तिमत्व आहे ज्यांच्या चित्रपटाचे संवाद शाळकरी मुलं सुद्धा पाठ म्हणत असतात। एका अर्थाने रसिकांच्या नवसाला पावल्याने झालेले कलाकार असं आपण म्हणूया। आदरणीय सचिन पिळगावकर सर यांना मी विनंती करते की या प्रसंगी आपण सगळ्यांशी संवाद साधावा। आदरणीय पंतप्रधान जी, आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उपमुख्यमंत्री जी, आदरणीय उपमुख्यमंत्री जी आणि आपण सर्व महाराष्ट्रीय आणि भारतीय दोन्ही एकच आहे। आपणा सर्वांना नमस्कार। मला खूप आनंद वाटतोय की ज्या भाषेत माझं बारसं झालं, जी भाषा मी बोबड्यानी बोलायला लागलो, जी भाषा माझ्या आईने मला शिकवली म्हणून ती माझी मातृभाषा झाली, त्या भाषेला एवढा मोठा दर्जा मिळतोय, ही जणू काय माझ्या आईचा सन्मान केल्यासारखं झालं। तर माझ्या आईला तुम्ही एवढं मोठं मानलं, ज्या ज्या लोकांनी प्रयत्न केले, ज्या ज्या लोकांनी इच्छा दर्शवली, अनंत लोकांनी इच्छा दर्शवली की या भाषेला हा दर्जा मिळावा, त्या इच्छेला केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने मान्यता दिली,
त्यामुळे मी माझ्या आईच्या वतीनं तुमचे आभार मानतो. बरं, आपल्याकडे असं आहे ना की आपण आपल्या आईवर प्रेम करतो, ह्याचा अर्थ आपण इतरांच्या आईचा तिरस्कार करतो असं होत नाही. आई म्हटली की ती आई असते आणि ती प्रत्येकाची असावी. मी तर म्हणतोय मातृभाषाला दर्जा मिळणं जितकं गरजेचं आहे तितकंच तिला जपणं सुद्धा गरजेचं आहे. आणि आपल्या या देशातल्या प्रत्येक मातृभाषेबद्दल मी हे म्हणू शकतो, फक्त मी मर्यादित नाहीये मराठीबद्दल. प्रत्येक मातृभाषा महत्वाची आहे, पण त्या मातृभाषेवर तेवढं प्रेम करता आलं पाहिजे जेवढं आपण आपल्या आईवर करतो. एवढं सोपं आहे ते समजणं, फार कठीण नाहीये, रॉकेट सायन्स नाहीये त्याच्यात काहीही. पण यानंतर मला तरी असं वाटतंय की ते सगळं घडेल. जो काही न्यूनगंड आहे या भाषेवरचा तो कमी होत जाईल आणि पुन्हा एकदा या भाषेवरती आपण तसंच प्रेम करत राहू, करत लागू जसं आपण सुरुवातीपासून करत होतो. या भाषेचं एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगावीशी वाटते. मी चित्रपटातला माणूस आहे, त्यामुळे मी चित्रपटाचंच एक उदाहरण देऊ इच्छितो की आपल्या या भारतात 1913 साली पहिला चित्रपट बनला होता जो दादासाहेब फाळकेंनी बनवला होता. आदरणीय दादासाहेब फाळके. तो चित्रपट मराठी होता. तो जरी मूकपट असला तरी तो मराठी होता, कारण तो मराठी माणसांनी बनवला होता. विचार मराठीत केला गेला होता. त्याची स्क्रिप्ट मराठीत लिहिली गेली होती. त्याचं दिग्दर्शन मराठीत झालं होतं. त्याच्या सूचना मराठीत झाल्या होत्या. त्यातले सगळे तंत्रज्ञ जे होते ते मराठी होते, कलावंत मराठी होते. त्या वेळेला स्टार्ट साऊंड वगैरे नसावा बहुतेक, तेव्हा सुरू असं म्हटलं जायचं किंवा कट असं म्हटलं नाही जायचं. बहुधा थांबा असं म्हटलं जायचं, कारण तीच भाषा सर्वांना माहित होती, अवगत होती. तर तो भारतातला बनलेला पहिला चित्रपट मी अभिमानानं सांगू इच्छितो मराठी होता. पण त्यानंतर बऱ्याचशा गोष्टी घडल्या, त्यामुळे मराठी थोडंसं मागे पडलं. पण काही लोक कार्यरत होते मराठी चित्रपट बनवून त्यांना पुढे आणण्याकरता. आज मराठी भाषा इतकी मोठी झाली आहे, त्याबद्दल मला खूपच अभिमान वाटतो. मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देऊ इच्छितो आपणा सर्वांचे, ज्यांनी या भाषेला इतकं महत्त्व दिलं. पण आपल्याला त्याचबरोबर एक गोष्ट लक्षात राहिली पाहिजे की आपल्या देशाने आपल्या या भाषेला हा मान दिलेला आहे. आपल्या या भाषेला या देशाने मोठं केलेलं आहे. त्यामुळे सर्व मराठी बांधवांना आणि महाराष्ट्राला, जो एक देशाचा भाग आहे, आपल्या भारताचा भाग आहे, त्या सर्वांना मला सांगावंसं वाटतं आता आपलं कर्तव्य आहे की आपण या देशाला किती मोठं करतो. आणि ते आपण करूच. या भाषेला इतका दर्जा मिळाल्यानंतर ही भाषा तर मोठी होईलच, पण आपण सर्व एकत्र येऊन या देशाला मोठं करू आणि या देशाची सेवा करू. धन्यवाद. धन्यवाद सचिनजी. मराठी माणसाने आणि मराठी भाषेने भारतासाठी अनेक क्षेत्रामध्ये पायाभूत असं काम केलेलं आहे. आपण चित्रपटाच्या बाबतीत त्याचा उल्लेख करून पुन्हा एकदा या अभिमानाच्या इतिहासाची आम्हाला आठवण करून दिलीत. त्यानंतर अशा स्वरांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करणार आहे. देवी शारदेला वंदन करत असताना जय शारदे वागेश्वरी असं ज्या स्वरातून आपण ऐकत असतो आणि ती आपल्या मनीची प्रार्थना होऊन जाते. सदाबहार संगीत क्षेत्रातला हिरवा ऋतू अर्थात आशा भोसले, पद्मविभूषण आशा भोसले, आशाताईंना मी विनंती करते की आपण कृपया मंचावरती यावं. आज जगाच्या पाठीवर जिथे जिथे संगीत प्रेमी आहेत, सगळ्यांच्या मनीची आशा असंच मी त्यांच्या स्वराचं वर्णन करेन. आज या निमित्ताने आशाताई आपल्याशी संवाद साधतायत. आपल्या सगळ्यांच्या आनंदाला आणखीन एक उधाण आलेलं ऐकूया. भाषण देना कि मेरा काम नहीं, मेरा गाना गाना काम है, तो इसीलिए भाषण से बहुत डर लगता है. मारा भाला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, उपस्थित मंत्रिमंडल, शिंदे साहब, फडणवीस साहब, अजय दादा और सर्व, मैं आपको बहुत आदरपूर्वक प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हा आपला सर्व मराठी भाषिकांसाठी एक अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे। मराठी ही भाषा केवळ संवादाने साधून नसून ती आपली संस्कृती, परंपरा आणि इतिहासाचे जतन करणारी एक अनमोल संपत्ती आहे। अनेक शतकांचा समृद्ध वारसा असलेल्या या भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे म्हणजे तिच्या महानतेची आणि महत्त्वाची अधिकृत मान्यता आहे। या भाषेला घडविण्यात ज्यांनी योगदान दिलं त्या सर्व महान साहित्यिक, कवी, लेखक, विद्वान, त्यांना आज आपण सन्मान देतो आहोत। त्यांच्या अथक परिश्रमामुळे आज मराठी भाषेने अभिजातेचा हा गौरव मिळवला आहे। आता आपल्यावर जबाबदारी आहे की या भाषेचा सन्मान राखत तिचा प्रसार आणि विकास करण्याचे कार्य आपण सातत्याने करावे। भाषेची समृद्धता आणि सुंदरता पुढील पिढ्यापर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य आपले कर्तव्य आहे। आपल्या सर्वांना ऐतिहासिक क्षणाबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद करते। या विषयातून दुसऱ्या विषयात जाऊ का? चालेल काय सचिन? लाडक्या बहिणींची 1500 रुपए, मैं हिंदी में बात करूं चलेगा? मराठी तो आती है मुझे, मराठी पंतप्रधान जी को मुश्किल होती है ना। लाडक्या बहिणींना जे 1500 रुपये तुम्ही दिलेले आहेत त्यांची व्यथा आणि त्यांची खुशी ही माझ्याशिवाय आणि कोणाला कळणार नाही। हे जर काम 47 साली कुणी केलं असतं, 1500 रुपये मिळाले असते तर मी 2 वेळेला जेवले असते। सकाळचं जेवण संध्याकाळसाठी जपून ठेवलं नसतं। मैंने खाना संभाल के रखना सीखा था क्योंकि मैं दोपहर को खाना नहीं खा सकती थी। जब हस्बैंड आते थे दोनों मिलके हम खाते थे, उतना ही खाना मेरे पास होता था। इसीलिए मुझे लगता है कि ये 1500 रुपए, 15 आजकल के ज़बान में CR जैसे लाखों रुपए जैसे बातें होती हैं, 1500 रुपए जिन लड़कियों के पास, औरतों के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। मैं आप लोगों को उसका धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं इस हालत से गुजरी हूँ। मैं संगीत में हूँ लेकिन मैं गृहिणी हूँ। मैं घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ, आप चाहे तो कपड़े धुला दिए, बर्तन बनवा ली, सब मैं काम करती हूँ औरतों का जो होता है वो। 3 बच्चों को बड़ा करना, सारा परिवार संभालना, भोसले परिवार सब संभाला मैंने। इस संसार में काम करते करते, घर देखते देखते, बच्चे देखते देखते मैं कभी 92 ईयर्स की हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा। 92 साल की आज मैं हूँ। मैंने यही सीखा था कि सूखी सूखी खा लेना, नमक नहीं है तो नमक के बगैर खाना, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। ये मेरा मंत्र था, गुरु मंत्र था, और मैंने वैसे ही किया। मैं इतना बड़ा भारत है, इतनी भाषाएं हैं, हर 300 माइल जाओ तो भाषा बदलती है,
कपड़े बदलते हैं, खाना बदलता है, वो सब हमारे ही हैं, हमारी संस्कृति के हैं, हमारे लोग हैं वो सब। इसीलिए मैं किसी भाषा से वो नहीं हूं कि मराठी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, ये मैं मंत्र मैंने हमेशा पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक की भाषा को, हर मातृभाषा को सबको मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। आज मुझे मेरे मराठी को मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा घर संभालते संभालते मुझे संभला नहीं गया, मैं राजकारण नहीं समझी, कुछ नहीं समझी। लेकिन मैं पंतप्रधान जी से पूछना चाहती हूँ, वाला इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा भारत आप कैसे संभालते हो? आप कैसे संभालते हो? हम तो नहीं, अपना घर भी नहीं संभाल पाते, लेकिन आपने हमारी बहनों को राशन, गैस, लाइट, पानी, घर सब मतलब बिना मूल्य के करके दिए हैं। कितनी खुशी की बात है, हर एक के घर में आज खाना बन रहा है, दिया जल रहा है, ये सब आपने किया है। और मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, 92 साल की हूँ। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आप ऐसे ही करते रहें और हमारा जो हिंदुस्तान है वो इसी तरह आपके हाथ में रहे और चलता रहे। और हमारे जो ये बैठे हुए सब मान्यवर जो हैं वो ऐसे ही काम करते रहें। शिंदे साहब, सब आप लोग काम करते रहें। मेरे को भाषण देने की आदत नहीं है, लेकिन मैं आज इतना ही कहूँगी कि मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भारत। आशाताई, मंगेशाचा हा आशीर्वाद आपल्या स्वरातून असाच सदैव आमच्याबरोबर राहू, शतायुषी भव अशी आम्हा सगळ्यांच्या मनामध्ये असलेली भावना या ठिकाणी व्यक्त करते। मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा हे आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं स्वप्न, त्यासाठी अनेकांनी आपापलं योगदान दिलं आणि आज त्या सगळ्यांच्या प्रती मनामध्ये कृतज्ञतेची भावना आहे, कारण ते स्वप्न आज साकार झालेलं आहे। पण हे साकार होत असताना ते ज्यांच्या नेतृत्वामुळे शक्य झालं असे आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांच्याविषयी आपण सगळ्यांच्या मनामध्ये आदराची आणि कृतज्ञतेची भावना आहे आणि तीच भावना आज आपण सत्काराच्या रूपात या ठिकाणी व्यक्त करणार आहोत। या सत्कार समारंभासाठी मी मंचावर आमंत्रित करू इच्छिते महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल CP राधाकृष्णन साहेब, त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री अजितदादा पवार साहेब आणि मराठी भाषेचे मंत्री आदरणीय दीपकजी केसरकर। सर्व मान्यवरांना विनंती आहे आपण कृपया मंचावरती यावं। याचबरोबर टाळ्यांच्या गजरामध्ये आमंत्रित करूया आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्रजी मोदी साहेब।
मराठी संस्कृतीचं प्रतीक असणारं महाराष्ट्राचं महावस्त्र पैठणी, या पैठणीचा हा शेला आणि फेटा आपण या ठिकाणी पंतप्रधान महोदयांचं स्वागत पैठणी महावस्त्रांनी साकारलेल्या या शेला आणि फेट्याद्वारे करतो आहोत. त्याचबरोबर ज्या ज्ञानेश्वर माऊलींनी मराठी भाषेचा सार्थ अभिमान आपल्याला दिला, त्या ज्ञानेश्वर माऊलींची ही सुंदरशी प्रतिमा मूर्ती आपण या ठिकाणी पंतप्रधान महोदयांच्या हाती सुपूर्द केलेली आहे. त्याचबरोबर ज्ञानेश्वरी, श्रीमान योगी आणि मराठी माती हा कविवर्य कुसुमाग्रजांचा काव्यसंग्रह, अशा 3 साहित्यकृती या ठिकाणी आपण भेट दिलेल्या आहेत. त्याचबरोबर अभिजात मराठीच्या आजच्या या दिवसाचं सन्मानचिन्हही आपण माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या हाती सुपूर्द केलेलं आहे. सर्व मान्यवरांना मी आसनस्थ होण्याची विनंती करते आणि ज्यांनी हा निर्णय आपल्यासाठी साकार केला आणि ज्यांचं वक्तृत्व ऐकायला आपण कायमच उत्सुक असतो, देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांना विनंती करते की या प्रसंगी सभेला संबोधित करावं. महाराष्ट्र के गवर्नर श्री पी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, केंद्र में मेरे सभी सहयोगी, कई पीढ़ियों पर अपनी गायकी की छाप छोड़ने वाली आशाताई जी, जाने माने अभिनेता भाई सचिन जी, नामदेव कांबले जी, सदानंद मौर्य जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भाई दीपक जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष भाई आशीष जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, अगदी सुरुवातीलाच महाराष्ट्रातील, महाराष्ट्राबाहेरील आणि सर्व जगातील मराठी भाषक मंडळीचे मराठी भाषेला अभिजात भाषा म्हणजे क्लासिकल लँग्वेजचा दर्जा मिळाल्याबद्दल अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. केंद्र सरकार द्वारा मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है. आज मराठी भाषा के इतिहास का स्वर्णिम अवसर है और मौर्य जी ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको समेकअप किया. इस निर्णय का, इस पल का महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी बोलने वाले हर व्यक्ति को दशकों से इंतजार था. मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र का ये सपना पूरा करने में कुछ करने का सौभाग्य मुझे मिला. आज खुशी के इस पल को साझा करने के लिए मैं आप सबके बीच हूं. मराठी के साथ बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया भाषाओं को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है. मैं इन भाषाओं से जुड़े लोगों को भी बधाई देता हूं. साथियों, मराठी भाषा का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है. इस भाषा से ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया है और वो आज भी हमें रास्ता दिखाती है. इसी भाषा से संत ज्ञानेश्वर ने वेदांत चर्चा से जन जन को जोड़ा. ज्ञानेश्वरी ने गीता के ज्ञान से भारत की आध्यात्मिक प्रज्ञा को पुनर्जागृत किया. इसी भाषा से संत नामदेव ने
भक्ति मार्ग की चेतना को मजबूत किया। इसी तरह संत तुकाराम ने मराठी भाषा में धार्मिक जागरूकता का अभियान चलाया और संत चोखा मेला ने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को सशक्त किया। आज महाराष्ट्र आणि मराठी धर्म वाढविण्या थोर संतान मी साष्टांग दंडवत करतो। मराठी भाषेला हा दर्जा संपूर्ण देशाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांना त्यांच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षात केलेला मानाचा मुजरा है। साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मराठी भाषा के योगदान से समृद्ध होता है। महाराष्ट्र के कई क्रांतिकारी नेताओं और विचारकों ने लोगों को जागरूक और एकजुट करने के लिए मराठी भाषा को माध्यम बनाया। लोकमान्य तिलक ने मराठी समाचार पत्र केसरी के द्वारा विदेशी सत्ता की जड़ें हिला दी थी। मराठी में दिए गए अनेक भाषणों ने जन जन में स्वराज पाने की ललक जगा दी थी। मराठी भाषा ने न्याय और समानता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। गोपाल गणेश अगरकर ने अपने मराठी समाचार पत्र सुधारक द्वारा सामाजिक सुधारों के अभियान को घर घर तक पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी मराठी भाषा को माध्यम बनाया। साथियों, मराठी साहित्य भारत की वो अनमोल विरासत है जिसमें हमारी सभ्यता के विकास और सांस्कृतिक उत्कर्ष की गाथाएं सुरक्षित है। महाराष्ट्र में मराठी साहित्य के द्वारा ही स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्व संस्कृति की चेतना का विस्तार हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुए गणेश उत्सव और शिव जयंती के कार्यक्रम वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के विचार, बाबा साहब आंबेडकर का सामाजिक समता आंदोलन, महर्षि कर्वे का महिला सशक्तिकरण अभियान, महाराष्ट्र का औद्योगिकरण, कृषि सुधार के प्रयास, इन सब की प्राण शक्ति मराठी भाषा थी। हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता मराठी भाषा से जुड़कर और समृद्ध हो जाती है। साथियों, भाषा सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं होती। भाषा का संस्कृति, इतिहास, परंपरा और साहित्य से गहरा जुड़ाव होता है। हम लोक गायन पोवाड़ा का उदाहरण ले सकते हैं। पोवाड़ा के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे नायकों की शौर्य गाथाएं कई सदियों के बाद भी हम तक पहुंची है। ये आज की पीढ़ी को मराठी भाषा की अद्भुत देन है। आज जब हम गणपति पूजा करते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से शब्द गूंजते हैं, गणपति बापा मोरया। ये केवल कुछ शब्दों का जोड़ नहीं है, बल्कि भक्ति का अनंत प्रवाह है। यही भक्ति पूरे देश को मराठी भाषा से जोड़ती है। इसी तरह श्री विठ्ठल के अभंग को सुनने वाले भी स्वतः मराठी से जुड़ जाते हैं। साथियों, मराठी भाषा को यह गौरव दिलाने के लिए मराठी साहित्यकारों, लेखकों, कवियों और असंख्य मराठी प्रेमियों ने लंबा प्रयास किया है। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता के रूप में
कई प्रतिभाशाली साहित्यकारों की सेवा का प्रसाद मिला है। इसमें बाण साथी जांभेकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर, केशव सूत, श्रीपाद महादेव माटे, आचार्य अत्रे, शांताबाई शेड़के, गजानन दिगंबर माडगुळकर, कुसुमाग्र जैसी विभूतियों का योगदान अतुलनीय है। मराठी साहित्य की परंपरा केवल प्राचीन ही नहीं बल्कि बहुआयामी है। विनोबा भावे, श्रीपाद अमृत डांगे, दुर्गाबाई भागवत, बाबा आमटे, दलित साहित्यकार दया पवार, बाबा साहब पुरंदरे जैसी कई हस्तियों ने मराठी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आज मराठी की सेवा करने वाले पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, पुला देशपांडे कहूं तब लोग समझते हैं, डॉक्टर अरुणा ढेरे, डॉक्टर सदानंद मोरे, महेश एलकुंचवार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नामदेव कांबळे समेत सभी साहित्यकारों के योगदान को भी याद करूंगा। आशा बागे, विजय राजाध्यक्ष, डॉक्टर शरण कुमार लिंबाळे, नाट्य निर्देशक चंद्रकांत कुलकर्णी जैसे कई दिग्गजों ने वर्षों से इसका सपना देखा था। साथियों, साहित्य और संस्कृति के साथ मराठी सिनेमा ने भी हमें गौरवान्वित किया है। आज भारत में सिनेमा का जो स्वरूप है उसका आधार भी वी शांताराम और दादा साहब फाल्के जैसी हस्तियों से तैयार किया था। मराठी रंगमंच ने समाज के शोषित वंचित वर्ग की आवाज को बुलंद किया है। मराठी रंगभूमि के दिग्गज कलाकारों ने हर मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मराठी संगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य की परंपराएं अपने साथ एक समृद्ध विरासत लेकर आगे बढ़ रही है। बाल गंधर्व डॉक्टर वसंतराव देशपांडे, भीमसेन जोशी, सुधीर फड़के, मोगूबाई कुर्डीकर या फिर बाद के युग में लता दीदी, आशाताई, शंकर महादेवन, अनुराधा पौडवाल जी जैसे दिग्गज लोगों ने मराठी संगीत को एक अलग पहचान दी है। मराठी भाषा की सेवा करने वाले व्यक्तित्वों की संख्या इतनी विशाल है, मैं उनके बारे में बात करूं तो पूरी रात निकल जाएगी। साथियों, मेरा सौभाग्य रहा, यहां कुछ लोगों को संकोच हो रहा था कि मराठी बोले या हिंदी बोले, मेरा बीच में नाता टूट गया, वरना मेरा सौभाग्य था कि मुझे 2 या 3 किताबों का मराठी से मैं गुजराती करने का सौभाग्य मिला है। अब पिछले 40 साल से मेरा संपर्क टूट गया, वरना मैं काफी मात्रा में मराठी में अपनी गाड़ी चला लेता था। लेकिन अभी भी मुझे कोई ज्यादा असुविधा नहीं होती है, और इसका कारण ये था कि मैं जब प्रारंभिक मेरा जीवन था तो मैं अहमदाबाद में एक जगन्नाथ जी मंदिर है, वहीं रहता था, और वहीं कैलिको मिल थे पास में ही, और कैलिको मिल में जो मजदूरों के क्वार्टर थे उसमें एक भिड़ेकर के परिवार महाराष्ट्र का रहता था, और उनको शुक्रवार को छुट्टी होती थी। तो स्टेगरिंग होता था, उस समय बिजली की तकलीफ रहती थी। मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो दिन ऐसे ही थे। तो शुक्रवार को उनको छुट्टी होती थी, तो मैं शुक्रवार उनके घर मिलने जाता था। तो मुझे याद है कि उनके घर के पड़ोस में एक छोटी बच्ची थी, वो मेरे से मराठी बात करती थी। बस उसी ने मेरे गुरु बन करके मुझे मराठी सिखा दी।
साथियों, मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलने से मराठी भाषा के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। इसे रिसर्च और साहित्य संग्रह को बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की यूनिवर्सिटीज में मराठी भाषा के अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले से मराठी भाषा के विकास के लिए काम करने वाले संगठनों, व्यक्तियों और छात्रों का बढ़ावा मिलेगा। इससे शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आजादी के बाद देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो मातृभाषा में पढ़ाई को महत्व देती है। मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले एक बार अमेरिका गया, तो एक परिवार में मुझे रुकना था और मुझे उस परिवार की एक आदत मेरे मन को छू गई। मूल वो तेलुगु परिवार था, लेकिन उनके घर में नियम था, लाइफ तो अमेरिकन थी, जीवन तो वहीं का था, लेकिन नियम था कि कुछ भी हो जाए, शाम को खाना खाते समय टेबल पर परिवार के सब लोग साथ बैठेंगे। और दूसरा था, शाम को खाना खाते समय परिवार का एक भी व्यक्ति तेलुगु भाषा के सिवा एक भी भाषा बोलेगा नहीं। उसके कारण वहां जो बच्चे पैदा हुए थे वो भी तेलुगु बोल लेते थे। मैंने देखा है, मार्क्सियन परिवार में जाएंगे तो आज भी सहज रूप से आपको मराठी भाषा सुनने को मिलेगी। बाकी लोगों का ऐसा नहीं है, छोड़ देते हैं, फिर उनको हेलो हाउ करने में मजा आ जाता है। साथियों, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब मराठी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई संभव हुई है। इतना ही नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा, एक गरीब आदमी आपकी अदालत में आता है और आप उसको अंग्रेजी में जजमेंट देते हैं, वो बेचारा क्या समझेगा, क्या दिया है आपने। और मुझे खुशी है कि आज हमारे जो जजमेंट है उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मातृभाषा में दिया जाता है। मराठी में लिखी साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट, पोएट्री और तमाम विषयों की किताबों की उपलब्ध होती रही हैं और बढ़ रही है। हमें इस भाषा को व्हीकल ऑफ आइडियाज बनाना है ताकि हमेशा जीवंत बनी रहे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि मराठी साहित्य की रचनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि मराठी भाषा ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचे। और आपको मालूम होगा, आपको अगर इंटरेस्ट हो भाषा में, तो भारत सरकार ने भाषिणी ऐप बनाया है। आप जरूर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से आप अपनी चीजों को भारतीय भाषाओं में इंटरप्रेट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के इस फीचर से भाषा की दीवार खत्म हो सकती है। जी, आप मराठी बोलें, अगर मैं भाषिणी के लेकर के बैठा हूं तो मैं उसको गुजराती में सुन सकता हूं, मैं हिंदी में सुन सकता हूं। तो ये एक व्यवस्था टेक्नोलॉजी के कारण बहुत आसान हुई है। साथियों, आज हम इस ऐतिहासिक अवसर पर इसकी खुशी तो मना रहे हैं, ये मौका हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आया है। मराठी बोलने वाले हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो इस सुंदर भाषा को आगे बढ़ाने में योगदान दे। जिस तरह मराठी लोग सरल होते हैं, वैसे ही मराठी भाषा भी बहुत सरल होती है। इस भाषा से ज्यादा लोग जुड़े, इसका विस्तार हो, अगली पीढ़ी में इसे लेकर गर्व का बोध हो, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। आप सबने मेरा स्वागत सम्मान किया, मैं राज्य सरकार का आभारी हूं। ये कोइंसिडेंस था क्योंकि मेरा एक और कार्यक्रम था जहां यहाँ आना होता था, लेकिन अचानक यहाँ के साथियों ने मैं कह दिया कि 1 घंटा और दे दीजिए, और उसी में से ये कार्यक्रम बन गया। और आप लोग सभी गणमान्य लोग हैं जिनका जीवन इन बातों से जुड़ा हुआ है, उन सबका यहाँ उपस्थित होना ये अपने आप में मराठी भाषा का
महात्म्य को उजागर करता है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत आभारी हूं। मैं एक बार फिर आप सभी को मराठी भाषा को शास्त्रीय दर्जा मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। महाराष्ट्रातील आणि जगातातील सर्व मराठी जनांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। धन्यवाद। इतना ही कहना चाहूंगी, बलसागर भारत हो विश्वात। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नाइट के इस अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और अभी आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित अभिजात मराठी